घर बनाते समय अगर आप लाखों रुपए बचाना चाहते हो तो ये एक वीडियो आपकी काफी ज्यादा काम में आने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम स्टार्ट से लेके एंड तक घर बनाने का हर एक स्टेप जो होता है उसमें आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो इसके बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम जो प्रैक्टिकल पॉइंट देखने वाले हैं, अगर आप उन्हें पूरा देख लेते हो तो डेफिनेटली घर बनाते समय आपके 3 से लेके 4 लाख रुपए तक आराम के साथ बच सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है जो कि है दीवारों की मोटाई। जब भी हम आरसीसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी कि जिस घर को हम कॉलम और बीम का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर आप जो है बाहरी दीवारों को 9 इंची ले सकते हो, पर जो अंदरूनी दीवारें हैं जो कि सिर्फ पार्टीशन का काम करती है, तो उनके लिए आप 4 इंची दीवार का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि जो आरसीसी घर होते हैं उनमें आपके पूरे घर का लोड जो है वो छत से होता हुआ बीम से कॉलम की तरफ आता है और आपके फाउंडेशन के ऊपर चला जाता है। इस वजह से आपकी दीवारों के ऊपर इतना खासा लोड नहीं होता है, जिस वजह से आप अंदरूनी दीवारों को 4 इंची कर सकते हो। अब अगर आप 4 इंची दीवार बनाते हो तो इसकी वजह से आपकी जो ईंटें है वो भी कम लगती है, यानी कि यहाँ पर आपके पैसे सेव हो सकते हैं। पर जब भी आप ये डिसीजन लेने वाले हो तो आपके इंजीनियर से आपको कंसल्ट जरूर कर लेना है, उसके बाद जाकर ही आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप के बारे में, जहां पर हम आपके घर के स्टील के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, घर बनाने के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर खर्च होता है तो उनमें से एक आ जाता है जो कि है स्टील। अब ये जो स्टील है इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला जो कि होता है प्राइमरी सरिया, जैसे कि सेल, टाटा, जिंदल ऐसी कंपनियां जो है वो प्राइमरी स्टील को बनाती है। अब ये जो प्राइमरी कैटेगरी का स्टील है इसे बनाने के लिए वर्जिन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से जो स्टील है उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा होता है। वहीं पर जो सेकेंडरी क्वालिटी का स्टील होता है जिसके लिए रिसाइकल स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका जो कॉस्ट है वो प्राइमरी के कंपैरिजन में कम होता है। आपके यहाँ पर ऐसी बहुत सारी लोकल कंपनियां होती है जो कि सेकेंडरी स्टील को बनाती है। जब हम कीमत की बात करते हैं तो प्राइमरी स्टील जो है उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और जो सेकेंडरी स्टील है उसका कॉस्ट जो है वो कम होता है। आमतौर पर बहुत सारे घरों में सेकेंडरी स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। अगर अच्छे क्वालिटी का सेकेंडरी स्टील आपको मिलता है तो डेफिनेटली आप जो है सेकेंडरी स्टील की तरफ जा सकते हो। पर आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि वो जो स्टील आप लेने वाले हो उसकी गुणवत्ता आपको अच्छे से चेक कर लेनी चाहिए, यानी कि वो जो स्टील है वो आईएसओ सर्टिफाइड होना चाहिए, वेल नोन ब्रांड होना चाहिए। वो जो सरिया आप लेने वाले हो वो टीएमटी टेक्नोलॉजी से बना हुआ होना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें होती है जो कि आपको जरूर चेक कर लेनी चाहिए। उन चीजों के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन में मैंने उस वीडियो की लिंक दी है, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप प्राइमरी के बजाय सेकेंडरी स्टील का इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पर आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि डेफिनेटली प्रैक्टिकल है और उसका आपको जरूर फायदा होगा। अगर आपको एग्जाम्पल के लिए 3 बेडरूम निकालने हैं और आपके जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर आपको 2 बेडरूम निकालने चाहिए और एक रूम जो है पॉसिबल है तो आपको उसे ऊपर की तरफ लेना चाहिए। यानी कि घर बनाने का कुछ पोर्शन जब आप ऊपरी तरफ बना लेते हो तो उसका फायदा यह होता है कि आपका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो डेफिनेटली बच जाता है, और ऊपर जो है आपकी 3 फीट पैरापेट वॉल ऑलरेडी बनी हुई होती है, तो उसके ऊपर ही आपको इस काम को करना होता है। तो यहाँ पर आपका फाउंडेशन का जो कॉस्ट है वो अच्छा खासा बच जाता है। तो इसीलिए ट्राई कीजिए कि कुछ रूम अगर आप पहली मंजिल के ऊपर बनाते हो तो उसका आपको डेफिनेटली फायदा होगा, जिससे आपका घर का साइज भी बड़ा दिखाई देगा और आपका फाउंडेशन का कॉस्ट जो है वो भी सेव हो जाएगा। अब दोस्तों, अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के स्लैब के हाइट के रिलेटेड। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके छत की जो हाइट है वो ज्यादा रहे, इसीलिए कुछ लोग अपने छत की जो हाइट है उसे 11 फीट या फिर 12 फीट तक लेके जाते हैं। अब जब भी आपके स्लैब की हाइट ज्यादा होने लगती है तो वहां पर आपको ज्यादा ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ता है और आपका जो खर्च है वो बाकी चीजों में भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो स्टैंडर्ड जो स्लैब की हाइट होती है वो कम से कम 10 फीट तक होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर का जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा और इससे आपका ज्यादा खर्च भी नहीं होगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो ये जरूर ध्यान में रखिए कि आपके स्लैब की जो हाइट है वो 10 फीट तक होनी चाहिए। जितने आपके स्लैब की हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही आपका खर्च बढ़ता जाएगा। तो ये चीज घर बनाते समय जरूर ध्यान में रखिए। अगर आपके हॉल को आपको अच्छा लुक देना है तो वहां पर बहुत सारे लोग अपने छत के लिए फॉल सीलिंग का इस्तेमाल करवाना पसंद करते हैं। अब ये जो फॉल सीलिंग है डेफिनेटली अच्छी दिखाई देती है, पर ये जो फॉल सीलिंग होती है इसके साथ आपको फॉल सीलिंग के अंदर जो लाइटें लगी हुई होती है उनका भी कॉस्ट कंसिडर करना जरूरी होता है। अगर हम फॉल सीलिंग प्लस लाइट का कॉस्ट कंसिडर करते हैं तो ये कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसके बजाय एक सस्ता ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जो कि है प्रोफाइल लाइट। इस तरह की जो प्रोफाइल लाइट है इन्हें लगाने के लिए आपको फॉल सीलिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रोफाइल लाइट है इनका फ़ायदा ये होता है कि जिस तरह से फॉल सीलिंग में आपके स्लैब की हाइट जो है वो कम दिखाई देती है, वैसी दिक्कत आपको प्रोफाइल लाइट में नहीं होती है। ये डायरेक्टली आपके छत के ऊपर लग जाती है, इस वजह से आपके छत की जो हाइट है वो भी कम नहीं दिखाई देती है और आप जो है फॉल सीलिंग के लाइट जैसा ही मज़ा ले सकते हो।
तो ये भी एक ऑप्शन आपके सामने आ जाता है जिसमें कि आपके पैसे भी बचेंगे और लुक भी आपको अच्छा मिलेगा। अब इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जिसमें कि आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं और वो चीज है सीमेंट। तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें 400 से लेकर 500 सीमेंट बैग तक लग सकती है। अब जब हम मार्केट में सीमेंट लेने के लिए जाते हैं तो मेनली आपको मार्केट में 2 टाइप के सीमेंट मिलते हैं। पहला जो कि होता है ओपीसी सीमेंट और दूसरा जो कि होता है पीपीसी सीमेंट, यानी कि सेम कंपनी के आपको इन दोनों टाइप के सीमेंट मिलते हैं। अब इनमें से जो ओपीसी है जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो कॉस्ट है वो पीपीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस ओपीसी की खासियत ये होती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही जल्दी गेन कर लेता है। वहीं पर जब हम दूसरे तरफ पीपीसी सीमेंट की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट जो है वो ओपीसी सीमेंट से कम होता है। पीपीसी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। अब ये जो पीपीसी सीमेंट होता है इसे ओपीसी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, पर जब बात आती है आपके घर को बनाने की तो वहां पर पीपीसी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको आगे चल के अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसका जो कॉस्ट है वो ओपीसी के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो डेफिनेटली आपके घर के लिए पीपीसी सीमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, आप आराम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पीपीसी और ओपीसी सीमेंट में अगर आप डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट आती है तो डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों, सीमेंट में और एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि आजकल मार्केट में कुछ इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि बैग का कलर जो है उसे चेंज किया जाता है और उसे प्रीमियम कह के बेचा जाता है। कुछ जगह पर यह कहा जाता है कि ये जो सीमेंट है स्पेशली स्लैब के लिए है, कंक्रीट के लिए है और आपसे जो है एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते हैं। अब ऐसी जो सीमेंट बैग होती है जो कि फैंसी पैकिंग में आती है, ये आपको रेगुलर सीमेंट बैग से 30 से लेकर 40 रुपए महंगी मिलती है। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलिए कि आपको 400 बैग लगने वाली है और आप इस तरह के फैंसी नाम वाले सीमेंट बैग के पीछे 40 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको लगभग 16,000 रुपए तक ज्यादा खर्च आ सकता है। और लोगों को लगता है कि घर एक ही बार बनता है इसीलिए ऐसी सीमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जो है रेगुलर सीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे कि आपके पैसों की अच्छी खासी बचत होगी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की जिसके ऊपर लोग बहुत ही ज्यादा खर्च करते हैं पर उसका कोई भी फायदा नहीं होता है, और वो चीज है इस तरह की छोटी छोटी जो बालकनी होती है, यानी कि घर से जो बाहर के तरफ 3 फीट की जो बालकनी निकली हुई होती है, अक्सर ही उनका कोई भी इस्तेमाल नहीं होता है। इनका इस्तेमाल सिर्फ इसी चीज के लिए होता है कि इससे आपके ठेकेदार का जो बिल है वो बढ़ जाता है। बाकी ये जो 3 फीट की गैलरी है इसमें या तो आप कपड़े सुखाते हो या फिर आपकी पुरानी साइकिल या फिर कुछ बचा कुचा सामान इस गैलरी के अंदर रख देते हो। देखिए दोस्तों, अगर आपको गैलरी निकालनी है तो अच्छी खासी बड़ी गैलरी निकालिए। इसीलिए बहुत सारे ठेकेदार आपके बेडरूम के ऊपर या फिर आपके किचन के ऊपर या फिर हॉल के सामने ऐसे बहुत सारी जगह पर छोटी छोटी गैलरी निकाल देते हैं। इसका फायदा उन्हें यह होता है कि उनका बिल जो है वो बढ़ जाता है, पर आपका नुकसान ये होता है कि ऐसी गैलरी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है या फिर ना के बराबर होता है, पर इससे आपकी मकान बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाती है। जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर को लगभग 4 बालकनी निकाली गई है। अगर हम इनके एरिया को जोड़ लेते हैं तो लगभग 1 रूम का स्लैब का एरिया यहाँ पर इन बालकनी में कवर हो चुका है। अब इससे ठेकेदार का तो फायदा हो गया, पर मकान मालिक का नुकसान ये हो गया कि इससे घर बनाने की जो लागत है वो डेफिनेटली बढ़ चुकी है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगर जरूरी है तभी वहां पर आपको बालकनी निकालनी है जो कि आप इस्तेमाल कर सको। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है आपके घर के डोर्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अच्छे डोर्स लगवाना किसे पसंद नहीं होता है, इसीलिए लोग अच्छे से अच्छे क्वालिटी के लिए सागवान के जो डोर्स होते हैं उन्हें लगवाना पसंद करते हैं। अब ये सागवान डोर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, सालों साल तक इनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। पर जहाँ तक बात आती है सागवान डोर की कीमत की, तो ये जो सागवान के डोर होते हैं इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अपने मेन डोर के लिए सागवान शटर का इस्तेमाल कर सकते हो और आपके जो अंदरूनी दरवाजे हैं उनके लिए आप फ्लश डोर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आप जो है लैमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें भी आपको अलग अलग टाइप की डिजाइन्स मिलती है, ये भी दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका जो कॉस्ट है वो सागवान डोर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसी वजह से आपकी जो डोर के ऊपर खर्च होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में बच सकता है, क्योंकि इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन मिलते हैं। क्योंकि जो लैमिनेट होता है उनमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर और डिज़ाइन पैटर्न्स मिलते हैं जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं। तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों, जो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वो आपको खास करके आपके घर के फाउंडेशन के टाइम में काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे घरों में बॉक्स फुटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पर ये जो बॉक्स फुटिंग है इसे कास्ट करते समय ठेकेदार कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी वजह से आपको अच्छा खासा नुकसान होता है। जैसे कि बॉक्स फुटिंग में जो है कुछ ठेकेदार जो है वो लोग शटरिंग नहीं लगाते हैं, डायरेक्टली गड्ढा जो है उसे कंक्रीट से भर देते हैं,
देखिए दोस्तों, जब भी शटरिंग किया जाता है तो जितना ज़रूरी है उतना ही कंक्रीट किया जाता है, और पूरे गड्ढे को जब आप कंक्रीट करते हो तो आपका कंक्रीट का इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसी वजह से आपको कंक्रीट के लिए जो गिट्टी, रेती या फिर जो सीमेंट है जो कि काफ़ी महंगा होता है, तो उसका भी इस्तेमाल बढ़ जाता है। इसी वजह से जहां पर जितनी बैग ज़रूरी है उससे भी 2 गुनी बैग जो है वो आपकी फाउंडेशन के ऊपर चली जाती है। अब ऐसा करने की वजह से ठेकेदार का जो शटरिंग के ऊपर खर्च आने वाला था, यानी कि जो मजदूरी थी, वो बच जाती है, जिसका कि ठेकेदार को फायदा हुआ था। पर जो 2 गुना सीमेंट बैग आपकी गई है उससे आपका नुकसान हो जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जब भी आपको फुटिंग भरनी है तो आपको प्रॉपर शटरिंग वर्क करने के बाद ही आपकी जो फुटिंग है उसे कास्ट करना चाहिए, जिससे कि आपके पैसे की जरूर बचत होगी और फाउंडेशन भी मजबूत बनेगा। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके खिड़कियों के रिलेटेड। अगर आप चाहो तो अपनी खिड़कियों के लिए एल्यूमिनियम विंडो का इस्तेमाल कर सकते हो, जिनका कॉस्ट जो है वो लकड़ी की विंडो के कंपेरिजन में काफी कम होता है। इनमें भी अगर आपको थोड़ा और भी कॉस्ट कम करना है तो आप एनोडाइज के बजाय पाउडर कोटेड एल्यूमिनियम विंडो की तरफ जा सकते हो, जिनका कॉस्ट जो है एनोडाइज एल्यूमिनियम विंडो से कम होता है। दोस्तों यहाँ पर और एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपके घर के खर्च को कम करने में आपकी मदद करेगी, और वो है सही ठेकेदार का चुनाव। देखिए दोस्तों, जब भी हम घर का काम किसी ठेकेदार को देने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके रेट देखते हैं और कम से कम रेट वाले ठेकेदार को ही फाइनल करने की गलती कर देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मार्केट रेट चल रहे हैं, यहाँ पर मेरा कहना ये नहीं कि आप ठेकेदार को ज़्यादा पैसे दो, पर जो मार्केट रेट चल रहे हैं उसी हिसाब से आपको अच्छे ठेकेदार को काम देना चाहिए। क्योंकि जो अच्छा ठेकेदार होता है वो सही तरीके से अगर आपके घर का काम करेगा तो आपका जो मटेरियल है वो वेस्ट नहीं जाएगा, जिस वजह से मटेरियल के ऊपर जो खर्च है वो आपका डेफिनेटली कम हो जाएगा। इसके बजाय कुछ 5-10 हज़ार रुपए बचाने के चक्कर में जब लोग सस्ते ठेकेदार को काम दे देते हैं, और वो भी ठेकेदार जो है काम मिलने के चक्कर में आपका काम जो है वो कम दाम में पकड़ लेता है, तो उसे आइडिया नहीं होती है कि प्रॉपर तरीके से किस तरह से काम किया जाता है। इसी वजह से आपका मटेरियल तो बहुत ज़्यादा प्रमाण में वेस्ट हो जाता है, और आगे चल के अगर उसे ये पता चल गया कि इस काम में हमारा मार्जिन नहीं बन रहा है, हमारे जो है जेब से पैसे जाने वाले हैं, ऐसे में वो काम जो है वो आधे में छोड़ देता है, जिस वजह से आपको नए ठेकेदार को लाने के लिए और भी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमेशा ठेकेदार चुनते समय आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ठेकेदार का सिलेक्शन करना चाहिए, उसके काम को देखना चाहिए कि वो किस तरह से काम करता है, रेट देख लेने चाहिए, काम की क्वालिटी देख लेनी चाहिए, उसके बाद जाकर ही आपको ठेकेदार को फाइनल करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं टाइल्स के बारे में। तो अगर हम घर के फ्लोरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए हम टाइल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड टाइल लगानी चाहिए, तो ये जिसके उसके चॉइस के ऊपर डिपेंड होता है, किसी के बजट के ऊपर भी डिपेंड होता है। पर आजकल मार्केट में कुछ नॉन ब्रांडेड टाइल होती है जो कि डेफिनेटली ज़्यादा वेल नोन नहीं होती है, पर लोकली वो टाइल जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में चलती है और वो भी अच्छी होती है। तो ऐसे में आप जो है उन टाइल्स के तरफ भी जा सकते हो। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में भी देखा है कि टाइल के मेनली 2 टाइप होते हैं। पहला जो कि है वेट्रीफाइड टाइल, दूसरा जो कि है सिरेमिक टाइल। इनमें से जो वेट्रीफाइड टाइल है वो ज़्यादा मजबूत होती है, तो अगर आप उन टाइल का इस्तेमाल करते हो, भले वो नॉन ब्रांडेड में हो, पर अच्छी क्वालिटी की टाइल अगर आपको मिलती है, दुकानदार आपको गारंटी देते हैं, और अगर आप प्रीमियम क्वालिटी का मटेरियल लेते हो तो डेफिनेटली आपके पैसे भी बचेंगे और आपकी टाइल जो है वो भी अच्छी रहेगी। और आजकल बहुत सारे जगह पर यह रेकमेंड किया जाता है कि आपको बड़ी सी बड़ी टाइल लगानी चाहिए, फिर चाहे वो फ्लोरिंग हो, आपका हॉल हो, लिविंग रूम हो, या फिर बाथरूम हो, बाथरूम की वॉल टाइल हो, हर जगह पर आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर आप छोटे साइज़ की टाइल भी लगा सकते हो। इनका फ़ायदा ये होता है कि इनकी फिटिंग भी प्रॉपर तरीके से हो पाती है और इनके लिए आपको जो खर्च है वो भी कम आ सकता है। तो इसीलिए आप अपने रूम के हिसाब से टाइल का चुनाव कर सकते हो। और आजकल कुछ जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि कमीशन के चलते कुछ टाइल के जो कारीगर होते हैं वो आपको कुछ घटिया टाइल को भी रेकमेंड करते हैं, यानी कि ऐसे दुकानदार को रेकमेंड करते हैं जिनके पास टाइल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो ऐसी चीज़ों को आपको ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि भले उसका कमीशन बनता है पर इससे आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए ध्यानपूर्वक ही आपको टाइल का सिलेक्शन करना चाहिए। जहां पर आपको अच्छी क्वालिटी की टाइल मिलती है वहीं पर आपको टाइल लेनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के एलिवेशन के रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर घर बन रहा है तो एक ही बार बनेगा, तो वो दिखने में एकदम शानदार दिखाई देना चाहिए। इसके लिए लोग जो है अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जो है उन्हें अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जितना हेवी आपका एलिवेशन होता जाएगा उतना ही ठेकेदार आपसे ज़्यादा चार्ज लेगा, और दूसरी चीज़ आपको मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा। यानी कि ओवरऑल जो है ज़्यादा हेवी एलिवेशन करने की वजह से आपका जो घर के ऊपर खर्च है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जितना सिंपल और कम खर्चीला एलिवेशन होगा तो उससे आपका घर भी अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि सिंपल एलिवेशन जो है वो लॉन्ग लाइफ होता है। अगर हेवी एलिवेशन आप कर दोगे तो वो कुछ सालों बाद जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। और आजकल बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि एलिवेशन के लिए MS जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि MS शीट का इस्तेमाल किया जाता है।
अब ये जो MS के शीट्स है ये शुरुआती वक्त में तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर जैसे कि आपको पता होगा MS में जल्दी जंग की समस्या निर्माण हो सकती है और आगे चल के जब ऐसी चीज़ों के ऊपर जंग लग जाता है तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई देता है और इससे आपके पैसे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। इसी वजह से ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए जो कि आगे चल के जल्दी खराब ना हो। अब अगली चीज़ जो कि लोग शौक और लुक के चलते लगा देते हैं पर उसकी वजह से उन्हें ज़्यादा खर्च आता है और वो चीज़ है इस तरह का जो फोल्डिंग जीना होता है। इसे जब भी बनाया जाता है तो डेफिनेटली कारागिर आपसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं क्योंकि उन्हें इसे बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत लगती है और आपका जो मटेरियल है उसमें भी आपका कॉस्ट ज़्यादा चला जाता है। इसके बजाय जब भी आप सिंपल जीना बनाते हो तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा और इस फोल्डिंग जीने के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो भी कम आता है। तो आखिर चॉइस आपके ऊपर है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर आपको खर्च के बारे में बताया है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के रिलेटेड ही। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को काम जो है वो पॉइंट के बेसिस पे देते हैं। इसी वजह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पॉइंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा बिल बनता है। अब इसमें होता यह है कि जितने ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन पॉइंट जो है वो दे देते हैं, यानी कि बोर्ड के ऊपर इतने बटन्स होते हैं जिनकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नहीं चाहिए वहाँ पर भी फुट लाइट निकाल देंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपके लाइट पॉइंट होते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर AC निकाला जाता है जहाँ पर आप ज़िंदगी में कभी AC पॉइंट नहीं इस्तेमाल करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन का तो बिल बढ़ जाएगा पर इसकी वजह से आपका भी खर्च बढ़ जाएगा। आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि सिर्फ लेबर चार्ज नहीं बढ़ेगा, पर वहां पर जो कोई भी पॉइंट आपको निकालना है वहां पर आपका बटन का चार्ज, वहां पर आपका जो वायर है, ऐसे सभी चीज़ों के ऊपर आपका खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी चीज़ों को आपको ज़रूर अवॉइड करना है। जितना ज़रूरी है वो ही पॉइंट आपको सिर्फ निकालने हैं। आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ डिस्कस कर लेना है कि हमें यहाँ पर इतने पॉइंट चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं है। उसके साथ डिस्कस कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट वो निकालने वाला है और क्यों निकालने वाला है। ज़रूरी है उन्हीं पॉइंट को रखिए, बाकी पॉइंट जो है उन्हें आप ज़रूर अवॉइड कर सकते हो। तो दोस्तों जब भी आप अपने घर का प्लान बनाते हो, जितना बड़ा प्लान होगा जाहिर सी बात है उतना ही आपको ज़्यादा खर्च आएगा। पर जब भी आप प्लान बनाते हो आपके सुविधा अनुसार आपको प्लान बनाना चाहिए और खास करके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट के पास से ही आपको प्लान बनवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि लोग बिना प्लान लिए अपने घर का काम शुरू करते हैं या फिर ठेकेदार के कहने पर वो अपने घर का प्लान बना देते हैं और उसी हिसाब से अपने घर का काम शुरू करते हैं और यहीं पर उनका सबसे बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि बिना प्लान बनाए जब घर को बनाया जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जगह जो है वो वेस्ट चली जाती है, यानी कि ऐसी जगह जो है वो आपके किसी भी काम में नहीं आती है। और बिना प्लान बनाए या फिर गलत तरीके से जब प्लान बनाया जाता है तो आपके घर का एरिया जो है वो भी बढ़ जाता है, जिस वजह से आपकी घर बनाने की लागत भी बढ़ जाती है। पर वहीं पर जब आप इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से अपने घर का प्लान बनाते हो तो इसका फायदा ये होता है कि वो एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें पता होता है कि आपके घर के अंदर हर एक स्क्वायर इंच जगह जो है उसका सही तरीके से, सटीक तरीके से किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। और जब इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट आपके घर का प्लान बनाते हैं तो जितना जरूरी है उतने ही साइज का प्लान आपको देते हैं, जिस वजह से आपके घर का एरिया जो है वो लिमिटेड रहता है और आपकी घर बनाने की जो लागत है वो भी नहीं बढ़ती है। क्योंकि जब भी आपके घर का प्लान बनाया जाता है तो बहुत सारी छोटी मोटी चीजों का ध्यान रखा जाता है, जैसे कि आपके जो हॉल का साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उससे किचन का साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए, बेडरूम का साइज कितना होना चाहिए, बाथरूम का साइज कितना होना चाहिए, जीना कहाँ पर आना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब भी आपके घर का प्लान बनाया जाता है। आपके जो इंजीनियर होते हैं वो आपको RCC ड्राइंग में बहुत सारी डिटेल चीजों के बारे में बताते हैं, जैसे कि आपके घर को कितने कॉलम लगने वाले हैं, बीम का साइज कितना होगा, कॉलम का साइज कितना होगा, कितना स्टील इस्तेमाल किया जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजों के बारे में आपको RCC प्लान से पता चलता है, जिससे कि जितना जरूरी है उतना ही स्टील, उतना ही कॉलम का साइज इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपके काफी ज्यादा पैसे बचने में मदद मिलती है। तो इसीलिए जब भी आप अपने घर का काम करने वाले हैं तो आपको जरूर प्लान लेना चाहिए और वो भी टेक्निकल पर्सन से। देखिए दोस्तों, अगला एक प्रैक्टिकल पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्योंकि होता यह है कि जब आप अपने नए घर का काम करते हो तो वहां पर बहुत सारे लोग आते हैं जो कि खुद तो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, पर आपको अलग अलग टाइप की सलाह देते हैं कि आपको यहाँ पर यह करना चाहिए, वहां पर वो करना चाहिए। अब होता यह है कि आपने प्लान में कुछ चीजें सोची हुई होती है, बाद में आप वहां पर चेंज करते हो, ऐसे में आपको तोड़फोड़ करनी पड़ती है। इस वजह से आपका कारीगर या फिर ठेकेदार परेशान हो जाता है। और जब भी आप दूसरों के कहने पर इस तरह के चेंजेस करवाने के लिए जाते हो तो इसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ता है, यानी कि आपका मटेरियल भी वेस्ट चला जाता है, आपको कारीगर की हाजिरी भी वापस से देनी पड़ती है। तो इसीलिए जितना पॉसिबल है जो कोई भी चेंजेस है वो आपको प्लान के ऊपर कर लेने चाहिए। जो एक्सपर्ट लोग वहां पर आने वाले हैं उनसे भी एक बार कह लीजिए कि भाई एक बार ये प्लान देख लो, अगर कोई चेंजेस है
तो वो प्लान में ही बता दिए जाए। अगर आप चालू काम में वो चेंजेस करवाते हो तो डेफिनेटली आपको ज्यादा पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। और एक बात यहाँ पर आ जाती है कि जब भी आप कोई एक्स्ट्रा काम करवाने वाले हो तो उसके खर्च के बारे में आपको किसी टेक्निकल पर्सन यानी कि आपके इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से जरूर पूछ लेना चाहिए कि उस चीज को करने के लिए आपको कितना खर्च आने वाला है, और ऐसी चीजों का बजट ध्यान में रखते हुए ही आपको उन एक्स्ट्रा कामों को करवाना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, ठेकेदार या फिर कारागिर से पूछ लेते हैं कि भाई इसे करवाने के लिए हमें कितना खर्च आएगा, और वो भी आपको अंदाजन बता देते हैं। अब होता यह है कि जिस काम को आपको 50,000 रुपए तक खर्च आने वाला था उनके हिसाब से एक्चुअल में उसे करने के लिए आपको 1 लाख से भी ज्यादा खर्च आ जाता है। ऐसे में आपका बजट बिगड़ जाता है। तो इसीलिए जो कोई भी आप एक्स्ट्रा काम करवाने वाले हो उसकी पहले आइडिया ले लीजिए कि कितना खर्च आएगा, उसके बाद जाकर ही आपको उस चीज को करवाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका घर बनाते समय आप अच्छे खासे पैसे जो है उन्हें बचा सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।